हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बच्चों। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। अब हम चलते हैं मैं अभी तक ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितना चैप्टर हम लोगों ने अपनी क्लास नंबर 1 में पढ़ा, आप लोगों ने उतना रिवाइज कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप बिंदास जब चाहे अपनी क्वेरी हमको पूछ सकते हो, है ना। अपनी क्वेरी आप लिखकर सेंड कर दो और आपको उसका रेस्पॉन्स मिल जाता है। क्लियर ये चीज? चलिए, अब हम चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि सर, ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सर ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये आपने हमें समझा दिया। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है, ये आपने हमें समझा दिया। इन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स आपने समझा दिए। पर सर, अब एक क्वेश्चन आता है, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर बनाए कैसे जाते हैं? इनका प्रोसेस क्या होता है, ये बताएं। मैं आप लोगों को एक चार्ट फॉर्म में प्रोसेस बता देता हूं। हालांकि जो प्रोसेस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो यहां पर अपनी बुक के अंदर थ्योरी फॉर्म में डिटेल्ड में लिखा हुआ है, जिसे हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। बट पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, हमें कंटेंट समझ में आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों, मैं एक बार चार्ट फॉर्म में इसे बनवा देता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही मजेदार। आज मुझे एक चीज बताइए कि आज कंपनीज की जो प्रैक्टिसिंग सीए हैं, वो कंपनीज की ऑडिट तो बहुत सालों से करते हुए आ रही हैं। कोई नई बात तो नहीं है ऑडिट करना, बहुत सालों से ऑडिट हो रही है। शायद ऐसा होता होगा ना कि ये जो एएएसबी है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये डिटरमाइन करता होगा। ये सबसे पहले क्या करता है? डिटरमाइन करता है एरिया, कि आखिर किस डिपार्टमेंट के लिए या किस जगह पर मुझे नया स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज तो पुराने स्टैंडर्ड चलते हुए आ रहे हैं। चेक करता है कि क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो अब रेलिवेंट नहीं है, क्या उसकी जगह मुझे नया नया लाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो एरिया डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन एरिया फॉर न्यू स्टैंडर्ड। एरिया डिटरमाइन करेगा कि मुझे नया स्टैंडर्ड बनाना है, तो कहां बनाऊं। आ गई कहानी दोस्तों, यहां तक की बात समझ में? अब साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि सर, एरिया तो डिटरमाइन कर लिया, अब क्या होगा? अब जो एएएसबी है, प्लस उसकी हेल्प के लिए जो कुछ टास्क फोर्स है, या उसकी हेल्प के लिए अगर कुछ स्टडी ग्रुप हैं जो कि स्टैंडर्ड बनाने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, वो पहले ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ, मतलब जो स्टैंडर्ड हमें फाइनलाइज करना है, जो स्टैंडर्ड हमें फाइनल लेवल पर इंप्लीमेंट करवाना है, पहले हम उसका एक ड्राफ्ट, एक ढांचा, एक रफ बना रहे हैं, जिसे हम पहले चेक कराएंगे। अगर उसमें गलतियां होंगी तो हम उसे करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? ड्राफ्ट का मतलब होता है जिसमें अभी करेक्शन हो सकता है और उसको फाइनल बनाया जाएगा, तो वो ड्राफ्ट बनाते हैं। क्लियर है? एंड ड्राफ्ट बनाते हैं एंड सबमिट करते हैं उस ड्राफ्ट को आईसीएआई को। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है? सबसे पहले ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ये एरिया डिटरमाइन करता है, आखिर किस चीज के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए, या कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मेरे को नया स्टैंडर्ड बनाने का है। उसके बाद में जब वो एरिया डिटरमाइन कर लेते हैं कि मेरे को इसलिए नया स्टैंडर्ड बनाने का है, फिर वो टास्क फोर्स या स्टडी ग्रुप के साथ में मिलकर उसे ड्राफ्ट करते हैं और आईसीएआई को सबमिट कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों? आईसीएआई विल चेक, आईसीएआई ड्राफ्ट को चेक करता है एंड मेक कमेंट्स और मॉडिफिकेशंस, है ना। वो
कमेंट्स देता है कि इसमें ये गलती है, इसमें ऐसा सुधार हो जाए, या मॉडिफिकेशंस बताता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर उसके बाद में क्या होता है, क्योंकि अब मॉडिफिकेशन बताए गए हैं, तो AASB प्लस टास्क फोर्स प्लस स्टडी ग्रुप मॉडिफाई ड्राफ्ट और फिर सबमिट करते हैं, एंड सबमिट टू काउंसिल। इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है उसको सबमिट कर दिया जाता है। क्लियर है ये चीज? नाउ अब क्या होगा, अब काउंसिल चेक करेगी ड्राफ्ट को। अब काउंसिल चेक करेगी ड्राफ्ट को, और फिर वो अपने कमेंट्स बताएगी, और वो अपने कमेंट्स बताएगी कि ठीक है, इसमें अब थोड़ी सी कमी और है, ये सुधार लो तो ये फाइनल एकदम सही हो जाएगा। एंड नाउ, क्लियर है चीज? एंड नाउ, और अब क्या होगा, अब जो आपका अब क्या होगा, अब जो आपका AASB है वो फाइनल करेगा उनको। फाइनल कर देगा ड्राफ्ट को, एंड फिर सबमिट कर देगा। किसके पास में सबमिट कर देगा? काउंसिल के पास में। देखो, काउंसिल जो है उसने रिव्यू कर लिया ड्राफ्ट को, मॉडिफिकेशंस बताए, AASB ने वो मॉडिफिकेशंस कर दिए, और फिर क्या हो गया, फिर ये ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हो गया। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले AASB डिटरमाइन करता है कि यार कौन से तरह का या किस तरह की जरूरत है स्टैंडर्ड बनाने की। फिर AASB जो है वो अपने स्टडी ग्रुप टास्क फोर्स के साथ में ड्राफ्ट करता है, उसे चेक करवाता है ICAI से, वो मॉडिफिकेशन बताता है, उन मॉडिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उन मॉडिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो मॉडिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद में फिर काउंसिल को दिए जाते हैं। फिर काउंसिल के पास में जाते हैं, काउंसिल अपने नए मॉडिफिकेशंस बताता है, AASB उन मॉडिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर देता है, और फिर फाइनल हो जाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये थ्योरेटिकली भी दिया हुआ है दोस्तों, देखिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग? क्या प्रोसेस है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड AASB पहले एरिया डिटरमाइन करता है कहां पर जरूरत है बनाने की, फॉर्मुलेट करने की स्टैंडर्ड। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो AASB जो है उसको असिस्ट करते हैं कुछ स्टडी ग्रुप टास्क फोर्स, और वो उसका प्राइमरी ड्राफ्ट बनाते हैं स्टैंडर्ड का। और फिर उस ड्राफ्ट को कहां पर दे दिया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है, जो कि वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स बताता है। AASB उन कमेंट्स को कंसीडर करता है, ड्राफ्ट में इंप्लीमेंट करता है, और फिर उस ड्राफ्ट को काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। काउंसिल चेक करता है, काउंसिल अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशंस बताता है, AASB उन मॉडिफिकेशंस को लेकर आ जाता है, और उसके बाद में जाकर स्टैंडर्ड बनते हैं। हालांकि जब भी स्टैंडर्ड बनते हैं तो एक बार हमारा जो AASB है, जिस एरिया के लिए स्टैंडर्ड बना रहा है, उस एरिया के लिए अगर ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल लेवल पर अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है तो उसको जरूर चेक कर लेता है। क्लियर है? ताकि हेल्प मिल जाए कि यार इंटरनेशनल लेवल पर इस एरिया के लिए किस तरह का स्टैंडर्ड है, हम भी कुछ उस तरीके का देख लेते हैं। अगर छूट रहा है हमारे स्टैंडर्ड में, वो चीज छूट रही है, तो हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को 200% तरीके से समझ में आ गई सर, मजा आ गया, यहां तक मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है, 1% की प्रॉब्लम नहीं। अब चलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके बुक के अंदर, इवन अगर आप स्टडी मैट ओपन करते हो अपना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी स्टडी मैट ओपन करने की। बुक के अंदर स्टडी मैट का एक फुल स्टॉप तक हम लोगों ने कवर किया है, ताकि एग्जाम के अंदर आप ये बुक पढ़कर चले जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है आपको।
कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी अब आपको देखो टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय एएएसपी, एंड इसके बाद में एक और टॉपिक दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएएसपी। दोस्तों ये दोनों टॉपिक्स को मैं आप लोगों को समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को दो चार्ट पढ़ाना चाहता हूं। बच्चों मैं आप लोगों को वो दो टॉपिक्स समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को दो चार्ट पढ़ाना चाहता हूं। सर क्या हो जाएगा उस चार्ट को पढ़ के? उस चार्ट को जैसे ही हम लोग पढ़ लेंगे ना दोस्तों, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को बाय डिफॉल्ट समझ में आ चुके होंगे। और फिर जब आप इन दोनों टॉपिक्स की रीडिंग करोगे तो आप बोलोगे सर ये क्या लिख रहा है, मेरे को पहले ही समझ में आ रहा है, मतलब ये चार्ट मेरे को क्लियर हो गया ना, तो मेरे को पहले ही पता है सर अब इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज क्लियर हो गई है मेरे। देखिएगा दोस्तों बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, आपको फील होगा कि आखिर रियल ऑडिट क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती है, असली ऑडिट का आपको पता चलेगा। देखिए, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे एक बात बताइए, कंपनीज की ऑडिट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग सीए, क्योंकि कंपनीज की ऑडिट एक इंडिपेंडेंट पर्सन करता है जो क्वालिफाइड है, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए करता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? प्रैक्टिसिंग सीए कंपनी की ऑडिट करता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आप अगर किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाते हो, आप अगर किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाते हो, तो आप उस प्रैक्टिसिंग सीए से कितनी तरह की सर्विस ले सकते हो? आप प्रैक्टिसिंग सीए से दो टाइप की सर्विस ले सकते हो। एक सर्विस होती है जिसे हम बोलते हैं एश्योरेंस सर्विस, और एक सर्विस होती है जिसे हम बोलते हैं अदर देन एश्योरेंस सर्विस। आप कभी भी किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग फर्म, सीए फर्म के पास में जाओगे तो आप उनसे सर्विस ले सकते हो। आप दो तरह की सर्विस ले सकते हो। सर कौन कौन सी दो तरह की सर्विस? एश्योरेंस सर्विस एंड अदर देन एश्योरेंस सर्विस। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है एश्योरेंस सर्विस और अदर देन एश्योरेंस सर्विस में? देखो एश्योरेंस सर्विस वो सर्विस होती है जिसमें एक सीए आपको अपना ओपिनियन देता है, सिर्फ ओपिनियन देता है। और अदर देन एश्योरेंस सर्विस वो होती है जिसके अंदर जिसके अंदर सीए अपना ओपिनियन नहीं देता बल्कि फैक्ट बताता है। सर एग्जाम्पल से समझाओ इसको, बड़े एग्जाम्पल से समझाता हूं, समझिए। जब भी कभी भी सीए किसी भी कंपनी के अकाउंट्स की ऑडिट करता है तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो ये नहीं लिखता कि मैंने जो ऑडिट रिपोर्ट बना दी है यही सत्य है, इस कंपनी का यही सच है, ऐसे नहीं लिखता। कभी भी फैक्ट नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता कि मैंने जो बोल दिया ये एकदम पत्थर की लकीर है, इसको कोई मिटा नहीं। हमेशा सीए पता है क्या बोलता है? सीए के प्रोफेशन में सीए को यह सिखाया जाता है कि आप कभी भी किसी भी चीज की गारंटी नहीं लोगे, आप कभी भी किसी भी चीज को ऐसे ठोक के नहीं बोलोगे कि ये तो एकदम ही करेक्ट है, ऐसा नहीं है। आप अपना ओपिनियन दोगे बस। सीए जब भी कभी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है ना, सीए जब भी कभी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, या आप अगर उसके पास में कोई कंसल्टेंसी लेने के लिए भी जाते हो, कोई आप कंसल्टेंसी लेने के लिए भी जाते हो, सजेशन या एडवाइस लेने के लिए भी जाते हो, तो सीए हमेशा बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंगली, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मुझे जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मेरा ये ओपिनियन है, बाकी आप देख लो, मेरा ये ओपिनियन है। इवन जब सीए किसी भी कंपनी की ऑडिट करता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ये लिखता है कि मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के तरफ से मिले, मैं और मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जो ऑडिट करी,
उसके अकॉर्डिंगली मेरा ओपिनियन ये है कि कंपनी ने ये सही किया, ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, मेरा ओपिनियन है। वो ऐसे नहीं बोलता कि ये एकदम ही सही है, क्योंकि वो बोलता है शायद कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स छुपा लिए होंगे, शायद अगर ऐसा, लेकिन अभी तक मुझे जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है और मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। आ रही है मेरी बात समझ में यहां तक? तो आप किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाओगे, आप उस प्रैक्टिसिंग सीए से दो तरह की सर्विस ले सकते हो। एक तो सर्विस हो जाती है जिसमें आप श्योरेंस सर्विस, मतलब वो आपको एश्योर करता है, वो आपको अपना ओपिनियन देता है, वो आपको अपना गाइडेंस देता है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस्ड अपनी स्पेशल नॉलेज से अपना ओपिनियन बताता है। और एक होता है अदर देन एश्योरेंस सर्विस, जिसमें वो अपना कोई ओपिनियन नहीं बताता बल्कि आपके फैक्ट के लिए वो खड़ा हो जाता है कि हाँ यही सच है। अब देखिएगा ये जो अश्योरेंस सर्विस होती है ना दोस्तों, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक जो होती है वो कौन सी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक होती है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक क्या होती है? अदर देन हिस्टोरिकल फाइन, मतलब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं कर रहा है और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए। एक कंपनी है रिलायंस। रिलायंस कंपनी एक प्रैक्टिसिंग सीए के पास में गई और प्रैक्टिसिंग सीए से जाकर बोली कि मेरे जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करके ऑडिट रिपोर्ट बना दो। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, कंपनी के जो पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको चेक कर रहा है। लेकिन अदर देन हिस्टोरिकल मतलब कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं कर रहा है बल्कि फ्यूचर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज समझिएगा, मान के चलो एक कंपनी प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाती है और उससे यह बोलती है कि मेरे पिछले 2 साल के अकाउंट्स को चेक करो। तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, पास्ट, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जा रहा है। लेकिन अगर वो कंपनी, मानकर चलो रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी गई, लेट सपोज रिलायंस कंपनी एचडीएफसी बैंक के पास में गई और एचडीएफसी बैंक के पास में जाकर बोली कि मेरे को लोन प्रोवाइड कर दो क्योंकि मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूं। मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही हूं जिसके अंदर मैं नया वाटर प्लांट लगाऊंगी और आगे आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। मुझे उसके लिए एचडीएफसी से बोला, रिलायंस ने, आप मुझे लोन दे दो। एचडीएफसी ने बोला कि हम आपको तभी लोन दे सकते हैं अगर आप हमें अगले 3 साल की प्रोजेक्ट की फ्यूचर फोरकास्ट रिपोर्ट ला दो कि फ्यूचर में इस तरीके का ये प्रोजेक्ट फायदा करने वाला है, बेनिफिट। क्योंकि हमें भी तो श्योरिटी चाहिए ना कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर में फेल नहीं होगा, तुम्हारा बिजनेस, और तुम हमारे लोन का अमाउंट रीपे कर दोगे। रिलायंस ने बोला ठीक है सर, मैं ला दूंगी। अगर आप ये बोल रहे हो लोन लेने के लिए मुझे अगले अगले 3 साल की, फ्यूचर 3 फाइनेंशियल ईयर्स की, मुझे एक एस्टिमेशन रिपोर्ट लेकर आनी है कि कितना प्रॉफिट कमाएगा मेरा धंधा, मेरा बिजनेस, मैं ला दूंगी। लेकिन कहां मिलती है? एचडीएफसी बैंक ने बोला कि तुम अपने प्रैक्टिसिंग सीए के पास में चले जाओ और वो ये रिपोर्ट बना देगा। अब आप उस प्रैक्टिसिंग सीए के पास में गए और बोले कि फ्यूचर 3 इयर्स की रिपोर्ट बनाकर दे दो, अगले 3 साल की रिपोर्ट बनाकर दे दो। तो क्या ये हिस्टोरिकल है? नहीं सर, ये हिस्ट्री कहां आ गई, पास्ट तो है ही नहीं। तो ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। ये अदर देन हिस्टोरिकल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को अभी तक की क्या कहानी समझ में आई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा बड़े ध्यान से देखो। आप अगर कभी भी प्रैक्टिसिंग सीए के पास में जाते हो तो आप प्रैक्टिसिंग सीए से दो टाइप की सर्विस ले सकते हो। एक तो कौन सी सर्विस होती है, एक होती है अश्योरेंस सर्विस। अश्योरेंस सर्विस के अंदर प्रैक्टिसिंग सीए अपना ओपिनियन देता है। भाई जब वो अदर देन हिस्ट्रिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो वो उसमें अपना ओपिनियन देगा ना, कि कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगले 3 साल में कंपनी इतना प्रॉफिट कमा लेगी। वो ओपिनियन दे रहा है, वो ये थोड़ी बोल रहा है कि गारंटी है भैया इतना ही कमा लेगी, अपना ओपिनियन दे रहा है। तो अश्योरेंस सर्विस वो है जिसमें सीए अपना ओपिनियन देता है। इवन अगर वो ऑडिट करता है तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें ही बोलता है मैंने कंपनी के पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया है और जितनी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन अदर देन अश्योरेंस सर्विस का मतलब होता है जहां पर सीए अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है बल्कि फैक्ट बोलेगा वो, लेकिन यहां पर वो सिर्फ अपना ओपिनियन देगा। पहले ये डिफरेंस समझ में आया आपको, अश्योरेंस सर्विस एंड अदर देन अश्योरेंस सर्विस, इसीलिए आपको समझ में आया एएएसबी नाम क्यों रखा गया था, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड की। ऑडिटर अपना ओपिनियन दे पाए, अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लेगा तो एक अच्छा ओपिनियन जनरेट कर पाएगा। और जब भी कोई सीए अपना ओपिनियन देता है ना, तो जो सीए एक्सपीरियंस्ड है, जो सीए बहुत सालों से काम कर रहा है, उसका ओपिनियन हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। आप देखिएगा अगर कोई नया नया सीए बना है और अगर आप उसका ओपिनियन लेने के लिए जाते हो तो उसकी फीस कम होती है, क्योंकि उसके ओपिनियन की मार्केट में उतनी ज्यादा अभी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो नया बना है, उसे एक्सपीरियंस नहीं मिला, उसने ऐसी सिचुएशंस फेस नहीं करी। बट कोई अगर पुराना सीए है जो बहुत टाइम से ऑडिट की सर्विस दे रहा है, उसने अपनी लाइफ में काफी सारे ओपिनियंस फ्रेम किए हैं, उसे बहुत एक्सपीरियंस है। आप अगर उसका ओपिनियन, उसका सजेशन, उसकी गाइडेंस लेने जाओगे तो उसकी एक अच्छी खासी फीस होगी। सेम केस डॉक्टर के केस में होता है। आप एक नए नए डॉक्टर के पास जाते हो, फीस कम है क्योंकि उसके ओपिनियन की वैल्यू कम है। बट एक रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टर डॉक्टर के पास जाते हो, उसका ओपिनियन बहुत ज्यादा होता है। सेम केस वकील के साथ में ऐसा होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अभी तक ये समझ में आया प्रैक्टिसिंग सीए कितने टाइप की सर्विस दे सकता है, दो टाइप की सर्विस दे सकता है। कौन सी है? एक अश्योरेंस है, एक अदर देन नॉन एश्योरेंस है। मतलब एश्योरेंस में ओपिनियन दे रहा है, नॉन एश्योरेंस में ओपिनियन नहीं दे रहा, फैक्ट पर बात करता है। अब अश्योरेंस के अंदर भी मैंने आपको बोला ये दो टाइप की होती है। एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपनी का पुराना डेटा, पास्ट डेटा कंपनी का चेक किया जाता है। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है पास्ट नहीं, पुराना नहीं, फ्यूचर। जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दिया, मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया होगा। मैं इतना सपोज करता हूं आप इंटर के बच्चे हो और बहुत ही समझदार बच्चे हो, तो आपने क्लास पॉज करके बुक में या कॉपी में ये एग्जाम्पल लिख लिया होगा कि रिलायंस कंपनी एचडीएफसी बैंक के पास में गई, मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है वाटर प्लांट का, मुझे लोन दे दो। एचडीएफसी ने बोला लोन दे देंगे, लेकिन अगर अगले 3 साल की प्रोजेक्ट फ्यूचर रिपोर्ट लेकर आओगे, उसके लिए रिलायंस कंपनी जो है वो सीए के पास में गई। ये अदर देन हिस्टोरिकल है क्योंकि ये फ्यूचर स्टेटमेंट्स की बात कर रही है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक का आपकी बात समझ में आ गई, आगे चलो। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। सीए जब अपना ओपिनियन देता है ना, तो ओपिनियन भी तीन तरह का, थ्री टाइप्स का ओपिनियन होता है। एक ओपिनियन होता है जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ओपिनियन। एब्सोल्यूट ओपिनियन का मतलब होता है यही है सत्य है, मैं कृष्ण हूं, मैंने जो बोल दिया यही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं। सीए अपनी लाइफ में कभी भी एब्सोल्यूट ओपिनियन नहीं देता, क्योंकि उसे पता रहता है कि अगर कल को सिचुएशन चेंज हुई, या फिर मानकर चलो आज मैं एब्सोल्यूट ओपिनियन दे दूं कि कंपनी ऐसा है, कंपनी के अंदर मुझे पता चला कंपनी ने ही मुझे गलत स्टेटमेंट्स दिए थे, तो मेरा ओपिनियन गलत हो जाएगा।
इसीलिए एब्सल्यूट ओपिनियन कभी भी सीए अपनी लाइफ में नहीं देता, बल्कि बल्कि या तो वो रीजनेबल ओपिनियन देगा या फिर वो लिमिटेड ओपिनियन देगा। कैसा देगा? रीजनेबल या लिमिट। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? रीजनेबल में होता है कि सीए ये लिखकर देता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने मुझे प्रोड्यूस करे और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने देखा, उसके हिसाब से मैंने अच्छे से इसको चेक किया है और मुझे लगता है कि मेरा ऑडिट रिपोर्ट में ये ओपिनियन है मेरा और ये शायद तक सही है। ऐसा रीजनेबल देता है कि भैया रीजनेबल है, मैं एकदम ही ऐसे करेक्ट भी नहीं बोल रहा हूं, एकदम गलत भी नहीं बोल रहा हूं, रीजनेबल है, मैंने चेक करके लिया। और एक ओपिनियन होता है जिसे बोला जाता है लिमिटेड। एक ओपिनियन होता है जिसे बोला जाता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड का मतलब होता है जैसे कभी क्वार्टरली हो गए, मान लो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लिमिटेड रिव्यू बोला जाता है एलआर, है ना। जैसे क्वार्टरली रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो सिर्फ उस क्वार्टर की रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है, पूरे साल की रिपोर्ट को चेक नहीं किया जा रहा है। लिमिटेड डेटा कंपनी ने प्रोवाइड किया है, उसको चेक करके ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही है। क्लियर है? तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि प्रैक्टिसिंग सीए अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस, दो टाइप की सर्विस देता है। अश्योरेंस में भी दो टाइप है, हिस्टोरिकल अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने आपको बोला वो जो अपना ओपिनियन देगा सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, वो नॉर्मली तीन टाइप का होता है, लेकिन एब्सोल्यूट ओपिनियन कभी भी कोई भी सीए नहीं देता है। क्लियर हो गया यहां तक? अब बड़े ध्यान से देखें, ये जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर अगर सीए एब्सोल्यूट तो ओपिनियन दे ही नहीं रहा है, लेकिन रीजनेबल ओपिनियन दे रहा है। कैसा दे रहा है? रीजनेबल। उसको हम बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑडिट। और इसके लिए एएएसबी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बनाए हुए हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाए हुए। मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर एक प्रैक्टिसिंग सीए रीजनेबल ओपिनियन दे रहा है, रीजनेबल, तो उसे बोला जाता है कि ऑडिट कर रहा है। और इस ऑडिट करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं एएएसबी ने, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाए हैं। क्लियर हो गया यहां तक? लेकिन अगर प्रैक्टिसिंग सीए लिमिटेड, नॉट रीजनेबल बट लिमिटेड, अगर लिमिटेड ओपिनियन दे रहा है तो उसे बोला जाता है रिव्यू। क्या बोला जाता है? रिव्यू। और उसके लिए एएएसबी ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू। ये बात हो गई हिस्टोरिकल की। अब मैं बात करता हूं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फ्यूचर के लिए, इसमें भी जो ओपिनियन देता है सीए, वो लिमिटेड ओपिनियन देता है। कौन सा देता है? लिमिटेड। इसलिए इसको बोला जाता है अश्योरेंस। क्या बोला जाता है? अश्योरेंस। क्लियर है ये चीज यहां तक? इसीलिए ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। तो हिस्टोरिकल सर्विस दे दी, अदर देन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में ऑडिट आ गई, अश्योरेंस में अदर देन हिस्टोरिकल आ गई। तो अदर देन हिस्टोरिकल में भी वो लिमिटेड ओपिनियन देता है, जिसको हम अश्योरेंस बोलते हैं। और इसके लिए भी एएएसबी ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो एक बार यहां तक, एक बार चार्ट को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है? और देखो मैंने कितना ज्यादा आपके लिए इसको इजी फॉर्म में बनाया हुआ है। लेकिन जब इस सेम बात को हम यहां पर पढ़ेंगे ना, लीगल, अब थ्योरी, अगर आप डायरेक्टली थ्योरेटिकल लैंग्वेज पढ़ते बहुत समस्या आती है आपको, मन भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन अब चार्ट फॉर्म में हमने इसको कितनी इजी फॉर्म में पढ़ लिया। अब हम इसकी जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, आप बोलोगे सर पढ़ने की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है सर, पहले से ही क्लियर हो गया है सब कुछ। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। प्रैक्टिसिंग सीए दो टाइप की सर्विस देता है, एक अश्योरेंस होती है, एक अदर देन अश्योरेंस सर्विस होती है। अश्योरेंस सर्विस में हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, अदर देन हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें हिस्टोरिकल पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं, बल्कि फ्यूचर फोरकास्ट रिपोर्ट बनाई जाती है फ्यूचर के लिए। अच्छा, तीन टाइप का ओपिनियन होता है। एब्सोल्यूट कभी भी देता नहीं है सीए, या तो रीजनेबल देता है, लिमिटेड देता है।
अगर हिस्टोरिकल में रीजनेबल दे रहा है तो ये ऑडिट है, इसके लिए एएएसबी ने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाए हुए हैं। अगर हिस्टोरिकल में लिमिटेड दे रहा है तो रिव्यू है, इसके लिए स्टैंडर्ड ऑन रिव्यूज बनाए हुए हैं। अदर देन हिस्टोरिकल के लिए उसमें लिमिटेड देता है और उसके लिए अश्योरेंस बोला जाता है, तो स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस बनाया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आ जाता है सर अदर देन अश्योरेंस सर्विस, ये क्या होता है? जैसे मानकर चलो आप गए प्रैक्टिसिंग सीए के पास में और आपने अपने प्रैक्टिसिंग सीए से बोला कि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया है, सेबी ने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया है, और आप मेरा केस लड़िए, या आप मुझे किसी ट्रिब्यूनल के सामने लीगली रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप अगर कोर्ट अदालत में आप अगर कोर्ट अदालत में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, आप अगर कोर्ट में अदालत में खुद को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप ऐसे डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सनी देओल नहीं बन सकते और चले जाओ और जज से बोलो जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो चांटा मार देगा खींच के। आप जज है वो। अगर आप कभी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट होना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडवोकेट की हेल्प लगती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट ही आपको लीगली कोर्ट अदालत के सामने रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सर हमने तो ओ माय गॉड मूवी देखी थी, ओ माय गॉड टू भी देखी थी, उसमें तो हरेश रावल या पंकज त्रिपाठी खुद को रिप्रेजेंट कर। अरे भाई वो स्पेशल केस था, उनका केस कोई ले नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को यूज करके मजबूरी में खुद का केस लड़ा, क्योंकि उन्हें और कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा था। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी भी कोर्ट में अदालत में खुद को लीगली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, लीगली रिप्रेजेंट का मतलब अपना केस लड़ना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक एडवोकेट के थ्रू ही लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ट्रिब्यूनल के साथ, ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल मतलब क्या हो गया? क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या हो गया? क्वासाई जुडिशियल बॉडी, इसको क्वासाई बोलते हैं। एक सीए को इंटरव्यू से निकाल दिया गया क्योंकि उसने क्वासी बोल दिया, जबकि उसे क्वासाई बोलना था। निकाल इसलिए दिया क्योंकि गलत प्रणन करा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर था वो, उससे इतनी उम्मीद नहीं करी जाती। तो कोर्ट के सामने अगर लीगली रिप्रेजेंट होना है तो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट लीगली रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अगर किसी ट्रिब्यूनल, मतलब क्वासाई जुडिशियल बॉडी, जैसे एनसीएलटी हो गया, जैसे ट्राई हो गया, जैसे सीसीआई हो गया, है ना, इनके सामने अगर लीगली रिप्रेजेंट होना है तो आपको एडवोकेट तो रिप्रेजेंट कर ही सकता है, बल्कि कोई प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, मतलब प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीए में भी आपका केस लड़ सकता है। लीगली रिप्रेजेंट होने का मतलब आपका केस लड़ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, अदर देन अश्योरेंस सर्विस का मतलब क्या है? जहां पर कोई प्रैक्टिसिंग सीए आपको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका केस लड़ रहा है, उसे अदर देन अश्योरेंस सर्विस बोलते हैं। क्योंकि अगर वो आपका केस लड़ेगा तो वहां पर वो अपना ओपिनियन नहीं देगा, बल्कि फैक्ट के बेसिस पर केस लड़ेगा। और जब वो ऐसी आपको सर्विस देता है तो इस तरह की सर्विस को रिलेटेड सर्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस तरह की सर्विस को? इस तरह की सर्विस को बोला जाता है रिलेटेड सर्विस। और इसके लिए भी एएएसबी ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो अब आपको क्या समझ में आया? जो एएएसबी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसने जो स्टैंडर्ड्स प्रनाउंस करे हैं, वो स्टैंडर्ड्स सिर्फ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ही प्रनाउंस नहीं करे, बल्कि उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस और स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज भी प्रनाउंस करेंगे।
इसके लिए अभी चार्ट का एक पोर्शन कंप्लीट करा है दोस्तों हम लोगों ने अपने चार्ट का। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वाले टॉपिक की रीडिंग कर लें। हमने चार्ट का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। मैं चाहता हूं दोस्तों आप मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वाले चार्ट की रीडिंग कंप्लीट कर लें। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब देखिए इस चार्ट को आप पढ़ोगे, ये ऊपर वाला तो आप पढ़ लो। यहां पर देखो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स बोला जाता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, रिव्यू है, अश्योरेंस है, रिलेटेड सर्विस है। ये समझ में आया? अब बड़े ध्यान से देखिएगा। जो हमारा AASB है, जो हमारा ऑडिट एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, अब उसने कितने तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं? उसने 5 तरह के, ये 5 कैटेगरी बोल रहा हूं, इनके अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग बात है। 5 तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। एक बनाया है SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एक बनाया है SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। SAE, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज। बच्चा बोलता है सर ये वाले 4 तो मेरे को समझ में आ गए, ये कहां से नया उठाकर लिया है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, अगर आप प्रैक्टिसिंग CA होते मेरे दोस्त, अगर आप अगर आप प्रैक्टिसिंग CA होते मेरे दोस्त, तो अपनी सर्विस की क्वालिटी अच्छी रखते या अपनी सर्विस की क्वालिटी बेकार रखते? जल्दी से बता दो, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के। सर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी सर्विस की क्वालिटी बेकार रखता? मैं बहुत शानदार क्वालिटी रखता सर। तो आप अगर ऑडिटिंग की सर्विस दे रहे हो या रिलेटेड सर्विस दे रहे हो या रिव्यू की सर्विस दे रहे हो या अश्योरेंस की सर्विस दे रहे हो, कोई भी प्रैक्टिसिंग CA चारों में से कोई भी सर्विस दे रहा है, उसके लिए क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह से इन सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए भी AASB ने स्टैंडर्ड बना दिया, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर है ये चीज यहां तक? क्लियर है ये चीज यहां तक? तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या बात कर रहा है? ये AASB के द्वारा इशू किए गए हैं। और क्यों इशू किए गए हैं? ताकि जितनी भी सर्विस बाकी, चाहे ऑडिटिंग की सर्विस, चाहे रिलेटेड सर्विस, चाहे अश्योरेंस सर्विस, चाहे से कोई भी सर्विस, रिव्यू की सर्विस, वो किस तरह से बेस्ट क्वालिटी सर्विस होंगी, इस बात को प्रूव करने के लिए ये स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल को बनाया गया है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी 100% तरीके से समझ में आ गई। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, अब बड़े ध्यान से सुनेंगे, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। अब रट्टाफिकेशन, अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करे मैंने, आपके समझ में आ गया। अब रट्टाफिकेशन वाली चीजों पर लेकर जाऊंगा मैं। ये जो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है ना, ये 1 से लेके 99 तक स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है। लेकिन आज तक लेकिन आज तक सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बना है, बाकी के स्टैंडर्ड बने ही नहीं। और अगर मैं इधर आ जाता हूं, पहले इसको छोड़ देता हूं, इधर आ जाता हूं, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो 2000 से 2699 की जो सीरीज है, उसमें जो स्टैंडर्ड आते हैं वो रिव्यू वाले हैं। लेकिन आज तक सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड बने हैं। अगर मैं 3000 से 3699 वाली सीरीज में आ जाता हूं, तो इसमें अश्योरेंस के ऊपर स्टैंडर्ड बनाए हैं AASB ने, लेकिन आज तक सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड बने हैं। अगर बाकी के बनेंगे तो वो 3000 से 3699 के बीच में ही होंगे। रिलेटेड सर्विस के लिए 4000 से 4699, मतलब ऐसा होता है ना कि ये रिजर्व कर दिया है। आज तक सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड बने हैं, लेकिन अगर मान लो कल को और बनेगा तो वो 4000 से 4699 के बीच वाला स्टैंडर्ड हो।
सर रिव्यू के लिए सिर्फ दो बने हैं, अश्योरेंस के लिए सिर्फ दो बने हैं, रिलेटेड के लिए सिर्फ दो बने हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए सिर्फ एक बना है। तो फिर स्टैंडर्ड्स बने कहाँ हैं? वो स्टैंडर्ड्स बने हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर कितने बने हैं? 100 से 999। अब इसके अंदर भी कैटेगरी है, इसके अंदर भी कैटेगरी है। जैसे 100 से 199 में इंट्रोडक्टरी मैटर्स हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे फॉलो करेंगे, इंट्रोडक्टरी मैटर्स। फिर 200 से 299 में, अच्छा इसमें भी बता दूं, इंट्रोडक्टरी मैटर में आज तक कुछ भी नहीं बना है। ये रिजर्व कर दिया कि अगर इंट्रोडक्टरी मैटर्स आएंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए तो वो 100 से 199 के बीच में ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे, आज तक एक भी नहीं बना। जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल जो बातें करते हैं वो 200 से 299। मैंने आपको बताया था हर ऑडिट के अंदर रिस्क होती है, तो रिस्क को कैसे मेजर किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके लिए 300 से 49 है। अच्छा क्या होता है कि आज अगर कोई ऑडिटर, मान लो मैं किसी कंपनी की ऑडिट करने गया, मैं प्रैक्टिसिंग सीए हूं, और मैंने उस कंपनी की जब ऑडिट करी तो मुझे पता लगा यार कंपनी ने तो बहुत फ्रॉड किया है। मुझे क्या पता लगा? मुझे पता लगा कि भाई साहब कंपनी ने तो धमाकेदार फ्रॉड किया है। और उसके लिए मैंने ऑडिट रिपोर्ट जब बनाई तो मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिख दिया कि सर कंपनी जो है, कंपनी ने बहुत ज्यादा फ्रॉड किया है, कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, ये मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया। ये ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास में गई, पब्लिक के पास में गई, और इस ऑडिट रिपोर्ट से कदनी कंपनी की डिफेमेशन, बदनामी हुई, क्योंकि मैंने ये लिख दिया कि भैया कंपनी ने फ्रॉड किया है। कल को गवर्नमेंट मुझे बुलाएगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कंपनी ने फ्रॉड किया है, ये करप्शन किया है, कैसे प्रूव करो? क्योंकि कंपनी मेरे ऊपर कल को केस ठोक दे तो कंपनी बोले कि सुनो साहब हमने कोई फ्रॉड नहीं किया था, ये ऑडिटर हमसे रिश्वत मांग रहा था, ये ऑडिटर हमसे बोल रहा था मुझे रिश्वत दे दो, मैं बढ़िया ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगा, हमने मना कर दिया, इसने फ्रस्ट्रेट होकर ये ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया हमने फ्रॉड किया। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया। और पीछे से कंपनी अपने अकाउंट्स में जहां जहां गलतियां थी उसको सुधार ले, मैं क्या करूंगा? मैं तो फंस गया, मैं तो जिंदगी भर के लिए जेल में चला गया। इसीलिए जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो सभी चीजों का अपने पास में एविडेंस रखता है। इवन पूरी वो, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे आने वाले चैप्टर में, ऑडिट फाइल बनाता है, वो ऑडिट फाइल और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करता है। मतलब हर डॉक्यूमेंट जो है ना, हर डॉक्यूमेंट का एक एक चीज अपने पास में रखता है, हर डॉक्यूमेंट की एक एक चीज अपने पास में रखता है सबूत के तौर पे, ताकि कल को अगर पब्लिक बोल दे, गवर्नमेंट बोल दे, कंपनी उसके ऊपर केस कर दे। और मैं ये भी बताऊंगा अगले बल्कि 8 साल तक, कुछ कुछ केस में तो अगले 10 साल तक संभाल के रखता है। तो ऑडिट एविडेंस कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो उसे अपने पास एविडेंस के तौर पे रखने चाहिए ताकि कल को वो उसके काम आ सकते हैं। ये बातें 500 से 599 में है। अच्छा बहुत बार क्या होता है, मान लो मैं ऑडिट करने के लिए गया किसी कंपनी के, मुझसे पहले कोई और ऑडिटर ऑडिट करता था, तो मैंने उस ऑडिटर को कर्टसी लेटर भेजा रेस्पेक्ट के साथ कि साहब, क्या होता है देखो प्रोफेशन में ना, आप जब सीएमए बन जाओगे और मान लो आपके पास में सीएमए का कोई काम आया, आप जब सीएमए बन जाओगे और आपके पास में सीएमए का जब कोई काम आया, तो और मान लो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको ऐसा लगता है मुझे किसी दूसरे सीएमए से पूछना चाहिए, आप पूछोगे तो वो बताएगा, बताएगा, क्योंकि सेम प्रोफेशन वाले आपके स्ट्रगल को जानते हैं। वो जानते हैं कि यार आज मेरे पास में ये मेरे से कुछ पूछ रहा है, एडवाइस ले रहा है, कल को ऐसा हो सकता है मैं इससे एडवाइस लूं। आप सीएमए कर रहे हो और बच्चों आप सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरे को पढ़ाते हुए बच्चों आज 15 साल से ऊपर हो गए, मैं जानता हूं कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं, मैंने देखा है, बच्चों को रोते हुए देखा है।
बहुत मेहनत करता है बेचारा बच्चा, बहुत मेहनत करता है, और तब भी श्योरिटी नहीं है पास हो जाएगा। आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हो तो सेम कोई दूसरा लड़का, कोई लड़की, बच्चा जो सीएमए कर रहा है वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है, और आप जब सीएमए बन जाओगे और आप उससे बोलोगे कि यार ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ा सा एडवाइस, वो बताएगा, दिल खोल कर बताएगा, वो बोलेगा अरे भाई यार मैं जानता हूँ कैसे अपना, कैसे बने हैं हम यहाँ तक, मैं जानता हूँ यार दोस्त। और यार फाउंडेशन में इंटर में पढ़ा था यार, वो प्रिंसिपल भूल गए यार, नहीं है याद तो नहीं है यार। आप अगर उससे हेल्प मांगोगे वो आपको देगा। उसके अलावा ऐसा बहुत बार होता है, मान लो कोई ऑडिटर, कोई प्रैक्टिसिंग सीए किसी कंपनी के ऑडिट करने गया, और उसे लगा कि यार इस ऑडिट करने के लिए तो मुझे एक्सपर्ट की एडवाइस चाहिए, मैं अकेला ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, तो वो कभी कभी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेता है, उनसे सजेशन ले लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूजिंग यूजिंग वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों का वर्क यूज करना ऑडिट रिपोर्ट में। ये कैसे किया जाएगा, इसके क्या रूल्स होंगे, ये 600 से 699 में लिखा हुआ है। फिर जब ये सब कुछ कर लिया तो अब आप फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, ऑडिट का कंक्लूजन दोगे। वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनली कैसे बनती है, कंक्लूजन कैसे दिया जाता है, उसके लिए रूल्स, उसके लिए स्टैंडर्ड 700 से 799 में है। और कभी कभी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एरिया, मतलब कंपनी जो है वो ये बोलती है कि मुझे पूरे डिपार्टमेंट की ऑडिट नहीं करानी, सिर्फ मुझे पर्टिकुलर अपने इतनी ऑडिट करानी है, या फिर मान लो मुझे सिर्फ इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड की ऑडिट करानी है, स्पेशलाइज्ड एरिया की ऑडिट मुझे करवानी है, लिमिटेड रिव्यू जिसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 100 से 999 तक है, लेकिन इसके अंदर भी ये इतना डिवाइडेड है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अभी मैंने आप लोगों को ये जो दो चार्ट पढ़ाए, दो चार्ट मैंने आप लोगों को जो पढ़ाए, मैं आपको, और अब मैं अपना ओपिनियन नहीं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं। जैसे सीए सिर्फ ओपिनियन देता है, मैं यहाँ फैक्ट बोल रहा हूं। अगर ये दोनों चार्ट आपको समझ में आ गए, इसके बाहर से अगर क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, आप बिंदास खुद अपनी इजी लैंग्वेज में लिखकर आ जाओगे, खुद बिंदास अपनी इजी लैंग्वेज में लिखकर आ जाओगे। देखो, लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय एएएसबी इन इंडिया। अब कितने एक तो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो क्या होता है समझा दिया। उसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाता है ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें पहले 100 से 199 इंट्रोडक्टरी मैटर है, वो मैंने बताया। 200 से 299 जनरल प्रिंसिपल है। अब उसके अंदर जैसे 200 है, 210 है, 220 है, 230 है। सर क्या अभी हम इसे यहीं पर पढ़ना स्टार्ट कर दें या रटना स्टार्ट कर दें? अभी ना बच्चों, आप सिर्फ हेडिंग हेडिंग को पढ़ लो यहां पर, क्योंकि जैसे जैसे ये ऑडिट आपका सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात समझाता हूं। अभी यहां पे आप देख रहे हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन SA 30, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230, आपको 230 दिया हुआ है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपना एक प्रॉपर टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। जब वो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये समझ में आ जाएगा, अरे ये क्या बोलता है। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ मेन मेन हेडिंग्स को याद कर लो। हाँ, एग्जाम के लिए तो आपको अंदर का याद करके जाना है, और अंदर का समझाऊंगा क्या सर, आप समझाओगे? मैं पूरा चैप्टर बनाऊंगा इसके ऊपर। मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बहुत लंबा चौड़ा समझाऊंगा यार दोस्त। तो ये एक एक चीज को हम बहुत, ऑडिट एंगेजमेंट ये हम समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज को हम आगे अपने सब्जेक्ट में समझेंगे। अभी के लिए आप मेन मेन हेडिंग याद कर लो जो मैंने यहां पर आपको इसमें दी हुई है। ये सर अंदर की चीजें याद कर लूं, अंदर की चीजें भी याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। ये अंदर की चीजें याद कर लो, लेकिन ये अपने आप समझ में आ जाएगी दोस्तों, जब हम इस पूरे ऑडिट को जब हम खत्म करेंगे ना, तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सभी स्टैंडर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो दोस्तों, अब मैं ये मानता हूं कि यहां पर आपका चैप्टर 2 खत्म होता है, और जितना बेस्ट तरीके से अपन पढ़ सकते थे ना, उससे 100%, 200% बेस्ट तरीके से अपन लोगों ने पढ़ा है। बस ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। मैं चाहता हूं एक बार यहां तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो दोस्तों, अच्छे से पढ़ लो। क्लियर ये चीज? मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।
टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।